हेलो वेलकम, स्वागत है आप सभी का द जियो क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम लोग करने जा रहे हैं अपना जियोमॉर्फोलॉजी। हमने खत्म कर लिया था, तो जो नेक्स्ट सेशन है वो क्लाइमेटोलॉजी पे है। सोचा था कि एक एमसीक्यू डिस्कशन का क्लास हम लोग लेंगे, तो एमसीक्यू डिस्कशन का क्लास मैं देख रहा हूँ, शेड्यूल करूंगा। लग जाएगा पता आपको, लाइव डिस्कशन ही करेंगे, तो चिंता मत कीजिए, वो भी आ जाएगा। अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी को। बेसिकली क्लाइमेटोलॉजी को करने से पहले हम लोग अर्थ की मूवमेंट, अर्थ कैसा है, थोड़ा ये देखेंगे। क्योंकि होता क्या है कि इंटीरियर तो हमने समझ लिया, क्योंकि बेसिकली हमको सरफेस और सरफेस के फिनोमिना और अंदर के करंट्स, इन्हीं सब चीजों से हमारा मूल वास्ता था। जब हम क्लाइमेट करने जाते हैं, या जब हम ओशन करने जाते हैं, या जब हम लोग बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ने जाते हैं, तो होता क्या है कि हमें पृथ्वी की पोजीशन इन द सोलर सिस्टम को समझना, पृथ्वी कैसे टिल्ट होकर रोटेट करता है, कैसे रोटेट करता है, सन का लोकेशन कब कहाँ कैसा क्या होता है, ये जानना जरूरी है। क्योंकि इसी के कारण जो सन की रेज है वो हम तक किस प्रकार से पड़ेंगी, कितनी देर के लिए पड़ेंगी। सन के रेज से हम प्रेशर को डिफाइन करेंगे, प्रेशर बेल्ट से फिर हम बाकी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, तो सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो आज का क्लास कुछ लोगों को बहुत बेसिक लगेगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ पृथ्वी के बारे में थोड़ा बहुत जान रहे हैं। तो जिनको पता है वो मत देखना, जिनको नहीं पता है वो देख लेना, जिनको पता है वो भी देख लेना, क्योंकि रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ढंग से बैठ जाओ, करते हैं हम लोग स्टार्ट। एकदम छोटू सा क्लास है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं अपने प्लेनेट की। तो आप लोगों को तो पता ही है कि पृथ्वी का जो नाम है वो अर्थ है। सोलर सिस्टम का ये तीसरा प्लेनेट है। सोलर सिस्टम में टोटल 9 प्लैनेट्स हैं, थे, उसमें से एक प्लूटो को हटा दिया गया, अभी 8 प्लैनेट हैं। ये जो हमारा प्लैनेट है, ये हमारे गैलेक्सी आकाशगंगा, जिसको मिल्की वे के नाम से जाना जाता है, कि इसके अंतर्गत है। अगर तुमसे पूछता है कि अर्थ हमारा या सोलर सिस्टम हमारा किस गैलेक्सी में है, तो मिल्की वे गैलेक्सी में। पता है मिल्की वे किस टाइप का गैलेक्सी है? स्पाइरल गैलेक्सी। ठीक है, 8 प्लैनेट है। ये टर्म को याद रखना, जिसको हम लोग गोल्डी लॉक जोन या फिर गोल्डी लॉक क्षेत्र कहते हैं। गोल्डी लॉक क्षेत्र का मतलब ये है कि वो प्लेनेट सूर्य से या अपने स्टार से इतनी दूरी पे है ताकि वहां पे लाइफ सस्टेन किया जा सके। यानी कि पृथ्वी को जो है वो गोल्डी लॉक जोन में माना गया है, कोई और प्लेनेट नहीं है। क्यों क्यों किसी और प्लेनेट पे हम लोगों को संभावना नहीं दिखता है जीवन का? क्योंकि वो पृथ्वी से या तो बहुत ज्यादा जो दूरी पे है, ठंडक बहुत अधिक हो जाता है, रोटेशन रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड उस तरह का है, ऑक्सीजन गैस की उपलब्धता नहीं है, एटमोस्फेयर की उपलब्धता नहीं है। वहीं अगर हम पृथ्वी की बात करें, तो ऐसे दूरी पे है कि जो तापमान है वो भी बराबर मिलता है इसको। एटमोस्फेयर की एक लेयर भी देखने को मिलती है। एटमोस्फेयर है तो उसमें गैसेज हैं, जो ब्रीदिंग हम लोग करते हैं उसको काम देता है, जो प्लांट्स है वो सपोर्ट करते हैं। अब गैसेज हैं तो बारिश होती है, पानी है, ये सारी चीजें हैं। तो अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो रिसर्च चल रहे हैं वो मार्स पे जाने की, मार्स पे कॉलोनीज बसाने की, पानी ढूंढने की बहुत सारी कोशिशें हो रही है। क्यों? क्योंकि वो भी जो डिस्टेंस है ऑलमोस्ट वो गोल्डीलॉक जोन के आसपास ही आता है। तो ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि वहां पे भी जीवन के हमें साक्ष्य मिल जाए। तो ये है हमारा प्लेनेट और इसकी स्थिति हमारे सोलर सिस्टम में। अब आपको क्या क्या याद होना चाहिए? एक तो ये देखो, होमवर्क है, ये मैं नहीं करवाऊंगा। एक तो ये 8 प्लैनेट कौन कौन से हैं उसके नाम आपको याद होना चाहिए, इसका सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, कौन सा घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज, कौन सा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। उसके साथ आपको क्या पता होना चाहिए? कौन सा प्लेनेट, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है इनर प्लेनेट एंड आउटर प्लेनेट का। इनर प्लेनेट एंड आउटर प्लेनेट का, कभी कभी इसको हम लोग मार्सियन प्लेनेट या जोवियन प्लेनेट भी कहते हैं। तो सोलर सिस्टम के जो पहले 4 ग्रह हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, वो हमारा किस में आता है? आंतरिक प्लेनेट, इनर प्लेनेट में आता है। और उसके बाद के जो प्लेनेट है, बृहस्पति, शनि और अरुण वरुण जो यूरेनस नेपच्यून है, ये हमारे आउटर जोन में आते हैं, ये जोवियन प्लैनेट्स कैटेगरी में आते हैं। तो ये बात आपको पता होना चाहिए, किस ग्रह के चारों ओर छल्ला है, किसके कितने सैटेलाइट हैं, ये सारी जो जानकारी, बेसिक जीके वाला जानकारी है, वो आपको पता होना चाहिए, वो मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, आगे चलिए। अब अर्थ की बात करें तो अर्थ का शेप कैसा है? गोल है, बट इट्स नॉट सर्कुलर इन शेप। खैर सर्कुलर तो चलो एक बार के लिए कह भी ले, लेकिन इसको हम स्फेरिकल इन शेप, परफेक्ट स्फेयर, जैसे हमारा फुटबॉल होता है या जैसे हमारा क्रिकेट की गेंद होती है, उस तरह का नहीं है। इसका शेप ऐसा है कि ऊपर से दबाया हुआ हो, और ऊपर से दबाने के कारण कोई भी अगर बॉल, टेनिस का बॉल लो तुम, ऊपर से दबाओ तो सेंटर में देखोगे बल्ज बन जाता है, सेंटर में वो एक्सटेंडेड तुम्हें दिखते हैं, है ना। तो पृथ्वी का भी शेप कुछ इसी तरह का है कि ये
इक्वेटर पे यानी कि मध्य में बल्ज दिखता है, और ये पोल्स की तरफ अगर तुम जाओ तो वहां से चपटा दिखता है। ये बात तुमको कहां से दिख रहा है? पोलर डायमीटर और इक्वेटोरियल डायमीटर। इक्वेटोरियल डायमीटर क्या है? इस तरह से इक्वेटोरियल डायमीटर, ठीक है, भूमध्य रेखीय जो इसका डायमीटर है वो देखो 12,756 किलोमीटर है, जबकि पोलर यानी नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक का जो डायमीटर है वो 12,714 है। देखो कम है, यानी कि जो लेंथ ये है वो लेंथ ये नहीं है, दोनों लेंथ में डिफरेंस है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऊपर से दबाया गया है, इसके कारण क्या है? पृथ्वी का बल्ज क्रिएट हुआ। अब इसके पीछे बहुत सारी थ्योरी दी जा रही है कि अर्थ का जो सन है उसका प्रेशर इस तरह से लगता है, ग्रेविटेशन पुल इस तरह का है, रोटेशन इस तरह का है, जिसके कारण से क्या होता है? इसमें बल्जिंग इम्पैक्ट हमको देखने को मिलता है। तो इसीलिए अर्थ के शेप को एक स्पेशल नाम दिया गया जियोइड। देखो जियोइड एक ऐसा शेप है, यानी अर्थ का शेप, द शेप ऑफ अर्थ। पृथ्वी की आकृति कैसी है? तो जियोइड है। इस बात को तुम लोग ध्यान रखो। इतना समझ गया पृथ्वी के बारे में? एकदम इजी इजी बात। अब देखो ये जो हमारा पृथ्वी है ये दो टाइप का मोशन करता है, दो टाइप की गति का। पहले तो ये बॉल की तरह अपनी धुरी पे नाचता है, यानी कि अगर ये पृथ्वी है तो ये इसके अराउंड ही ऐसे ऐसे चारों ओर अपनी धुरी के अराउंड, अपने अक्ष के अराउंड घूम रहा है। ये इसका अक्ष है तो इसके अराउंड ही ऐसे घूम रहा है, पहली बात। दूसरा, ये सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगाता है, ठीक है। तो रोटेशन एंड रेवोल्यूशन पृथ्वी की दो गतियां हमको देखने को मिलती है। ओके, अब इसमें एक शब्द आता है अक्ष, एक्सिस। अब ये एक्सिस क्या है? एक्सिस एक लाइन मान के चलते हैं। कौन सी लाइन? असली में ऐसे पृथ्वी को ऐसे बीच से छेद करके कुछ ऐसे तीर नहीं मारा गया है, एक इमेजिनरी लाइन है जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को कनेक्ट करती है, और वो उसके मध्य से गुजरती है। उसी के अराउंड पृथ्वी जो है रोटेट करता है, उसी के ऊपर उसी दूरी पे पृथ्वी रोटेट करता है, ठीक है। दूसरा कौन सा है? दूसरा, पृथ्वी हमारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। यहाँ पे हम आ जाते हैं, थोड़ा आगे के स्लाइड में थोड़ा दिख जाएगा। ये पृथ्वी हमारा सूर्य के इस तरह से चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है। ये जो चक्कर लगाने वाला इसका रास्ता है इसको हम लोग कहते हैं ऑर्बिट। देखो ये बच्चों वाली बात मैं बता रहा हूँ, कोई इसमें ऐसे सीखने वाला नहीं। ऑर्बिट, और ये अपने ऑर्बिट के साथ 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। यानी अपने ऑर्बिटल प्लेन में ये 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। ये दो बात को ध्यान रखना है। तीसरी बात क्या है? जो इसका रोटेशन है यानी कि अपने अक्ष पे घूमने की गति है, घूमना है, उसको हम लोग डेली मोशन ऑफ अर्थ कहते हैं, यानी पृथ्वी की दैनिक गति के नाम से जानते हैं। और पृथ्वी किस स्पीड से घूमता है? अब ये अलग अलग स्पीड है, जो पोल्स पे अलग है, 45 डिग्री पे अलग है, इसमें हम पढ़ेंगे नहीं, इसका एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है कि स्पीड अलग अलग है। तो स्पीड 1670 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक घंटे में 1670 किलोमीटर चला जाता है घूमते हुए। सोचो कितनी तेज ये घूम रहा है। इस घूर्णन के कारण एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इस तरह से घूमते हुए 23 घंटे 56 मिनट का लगभग समय लेता है, जिसमें ये एक अपनी दूरी पे क्या करता है? चक्कर पूरा करता है। इस चक्कर के कारण बारी बारी से पृथ्वी का हर भाग सूर्य के सामने पड़ता है, जिसके कारण हमें क्या देखने को मिलता है? पृथ्वी पर दिन और रात का बनना देखने को मिलता है, ठीक है। कोई इसमें मुश्किल काम तो नहीं है। दूसरी कौन सी है? दूसरी है इसकी एनुअल मोशन, ठीक है, वार्षिक गति। वार्षिक गति क्या है? सूर्य के चारों ओर ये चक्कर लगाता है। सूर्य के चारों ओर ये चक्कर लगाने के लिए 365 1/4 दिन का समय लेते हैं। इसको हम लोग, जो ये एक दिन बीतता है ना, इसको हम लोग अर्थ डे कहते हैं। अर्थ डे क्या है? पृथ्वी अपनी धुरी पे एक चक्कर लगाता है तो उसको एक अर्थ डे कहते हैं। और पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में टोटल 365 1/4 अर्थ डे का समय लगता है। इतना बात समझ गए? क्लियर है? अब लीप ईयर का जो कॉन्सेप्ट आता है वो यहीं से है। जो ये 1/4 दिन है, ये हर साल 1/4 1/4 1/4, हम कितना कहते हैं कि 365 दिन है साल में, लेकिन 365 दिन एग्जैक्टली नहीं है। 365 1/4 मतलब एक चौथाई दिन और 1/4 1/4 1/4, ऐसे जब हम लोग करते हैं तो 4 साल के बाद एक दिन हमें एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो हर 4 साल के बाद हम लोग एक लीप ईयर देखते हैं, जिसमें फरवरी के महीने में हम लोग 29 दिन रखते हैं, है ना। जैसे कि 2024 हमारा साल था, ये एक लीप ईयर था। अब कोई साल को देख के तुम कैसे बताओगे कि लीप ईयर है? ये 4 से इसको डिवाइड कर दो, अगर ये परफेक्टली कटवट जाता है तो ये हमारा लीप ईयर होता है, ठीक है। इतनी बात समझ गए? रोटेशन के बारे में समझ गए।
अब रोटेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो पृथ्वी का हर भाग देखो बारी 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 ऐसे सामने आते हैं। तो दो शब्द तुम लोग बार बार सुनते हो जिसको हम लोग कहते हैं अक्षांश और देशांतर। देशांतर गलत भी हो सकता है, अक्षांश और सही होता है। अक्षांश देशांतर क्या है, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड क्या है। तो कई बार आप लोग पढ़ोगे तो कह देगा कि इमेजिनरी लाइन और अर्थ है, ये है वो है। बट जो परफेक्ट डेफिनेशन हम लोग देखते हैं तो क्या देखते हैं कि पृथ्वी के सेंटर से, ध्यान से सुनो, पृथ्वी के केंद्र से किसी भी पॉइंट का पृथ्वी पे जो एंगुलर डिस्टेंस होगा, कोणीय दूरी होगी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लैटिट्यूड में नापते हैं, अक्षांश में नापते हैं। यानी क्या कहा मैंने, ये देखो ये पृथ्वी का केंद्र, पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के किसी भी पॉइंट का, मान लो ये पॉइंट है, तो इसके बीच में जो ये कोण बन रहा होगा इसको हम लोग कहते हैं लैटिट्यूड। उसी तरह से लॉन्गिट्यूड क्या है, ये जीरो मान को, तो इससे एंगुलर डिस्टेंस कितना है, ये देखो पृथ्वी के केंद्र से इस पॉइंट का ऐसे एंगुलर डिस्टेंस कितना है, इसको हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, यानी अगर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का डेफिनेशन पूछे तो ये मत कहने चले जाना कि बच्चों की तरह की पृथ्वी पे इमेजिनरी लाइन तो है, बट वो कैसे आता है, इट इज द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। यानी कि पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के सभी पॉइंट जो इक्वल एंगुलर डिस्टेंस दिखा रहा है उनको तो तुम जोड़ दोगे तो ये क्या होगा, एक लाइन बनेगा जिसको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की लाइन कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई कि इस तरह से पृथ्वी है, यहाँ से केंद्र से ये माना कि 10 डिग्री 10 डिग्री 10 डिग्री 10 डिग्री ऐसे लाइन, तो 10 डिग्री के सारे पॉइंट को जोड़ दोगे तो ये एक लाइन हो जाएगा। तो ये कितना है, ये 10 डिग्री का हमारा क्या है, लैटिट्यूड है। जो ऐसे लेटा हुआ है इसको लैटिट्यूड कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। और जो ये इस तरह से है इसको हम लोग देशांतर कहते हैं, लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ गए। अब ये जो तुम्हारा लैटिट्यूड है इसको कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड हमारे आते हैं, ये समझे ना, क्लियर है ना क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कि पृथ्वी के केंद्र से एंगुलर डिस्टेंस, कोणीय दूरी नापा है हर पॉइंट का, उसको जोड़ने वाली लाइन को लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड कहते हैं। ठीक है, अब बारी बारी से देखो, पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, पहले हम लोग देख रहे हैं लैटिट्यूड यानी अक्षांशों को देख रहे हैं। ठीक है, अब अक्षांश कौन सी, देखो पृथ्वी पे इस तरह वाली जो लाइन होती है जो ऐसे लेटी रहती है, लेटी लेटी ऐसे लाइन है, इसको हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। अक्षांश का प्रयोग क्या है, ये सौर, अब बाद में चलते हैं। अक्षांश जो होते हैं इसके बारे में जानो कि ये पैरेलल लाइंस हैं, ये सारी लाइंस क्या हैं, समानांतर हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइंस कभी एक दूसरे को ज्वाइन नहीं करें, पृथ्वी पे ऐसे सर्कल ऐसे सर्कल ऐसे सर्कल बनाती है। ठीक है, तो ये कितने से स्टार्ट होता है, ये 0 से स्टार्ट होके आपके यहाँ से केंद्र से यहाँ ये वाला पॉइंट नापोगे तो कितना डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो 0 से 90 डिग्री तक का। तो ऊपर जाते हैं नॉर्थ की तरफ तो इसको 90 डिग्री नॉर्थ कहते हैं, नीचे आते हैं तो इसको 90 डिग्री साउथ कहते हैं। ठीक, अब ये कौन सा लाइन मैंने बताया, 0 डिग्री वाला, ये जो 0 डिग्री वाला लाइन है इसको हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर। ठीक है, यानी जो ये इक्वेटर की रेखा है वो आपके पृथ्वी को दो भागों में बांट रही है, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध। और उत्तरी गोलार्ध में 0 से कहां तक जाएगा, 90 तक, तो उसके आगे हम लोग को एन लिखे। दक्षिणी गोलार्ध में 0 से कहां तक जाएगा, 90 तक, तो उसको हमने क्या लिखा यहाँ पे, साउथ लिखा। ठीक है, यहाँ लिखने का तो चलो यहाँ साउथ, ये बात समझ गए। अब कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग अगली बात यह है कि हर, जैसे 1 डिग्री है यहाँ पे, 0 के बाद कितना होगा, 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा, ऐसे ऐसे करके हम 90 डिग्री जाते हैं। तो ये हर ये जो अक्षांश रेखा है उसके बीच में जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाते हैं तो हर अक्षांश के बीच में दूरी कम होती जाती है। क्या मैंने बताया, इसको मिटाओ, इसका नोट्स बना रहे हो ना तुम लोग। कह क्या मैं रहा हूं कि देखो यहाँ पे एक इस तरह से सीधी लाइन है, ये 0 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, मान लो ये 10 डिग्री हम रखते हैं, 10 डिग्री, ये 20 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 40 डिग्री, ये 50 डिग्री। तो ये कह रहा है कि ये जो रेखाएं हैं मेरे से समानांतर नहीं बनी, बट मान लो कि समानांतर, ये समानांतर रेखाएं हैं। दूसरा ये कह रहा है कि इन दो के बीच में जो दूरी इक्वेटर पे होगी वो हाई होगी, वो अधिक होगी, पोल्स पे जो होगी वो लो होगी। फिर से मैं कह रहा हूँ इसमें दिमाग नहीं लगाना ही कैसे, क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे ये सर कैसे होता है, तो ये होता है ऐसे है कि ऐसे ऊपर से दबाया हुआ है पृथ्वी को ऐसे दबा दी हो ना, तो उसके लाइन के बीच में ऊपर वाले हिस्से में दूरी कम हो गई, लेमन लैंग्वेज में
कारण वही है, बट डिटेल में एक्सप्लेनेशन में हम नहीं पढ़े। तो क्या हुआ, वो दबा हुआ है, तो ऊपर वाला जो भाग है उसके बीच में दूरी कम है, जो इक्वेटर के पास वाला क्षेत्र है उसके बीच में लैटिट्यूड के बीच में दूरी अधिक होती है, अक्षांशों के बीच में अधिक होती है। लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करने के लिए हम ये मान के चलते हैं, एवरेज ले लेते हैं कि पृथ्वी पे हर अक्षांश के बीच में दूरी 111 किलोमीटर की है। ठीक है, लैटिट्यूड के जो सर्कल है वो डिक्रीज होते रहते हैं, 111 किलोमीटर का डिस्टेंस हम लोग मान के चलते हैं। अब ये कहाँ जरूरी है, जैसे मान लो कि एक देश है ए जो कि 11 डिग्री लैटिट्यूड पे है, ठीक है, और दूसरा कंट्री है बी जो कि 82 डिग्री लैटिट्यूड पे है, और वो बोल देगा कि वो सेम लॉन्गिट्यूड लाइन पे है। तुम बताओ कि इन दोनों के बीच में एवरेज डिस्टेंस कितना होगा, ये मैथमेटिकल क्वेश्चन आ जाएगा। तो क्या करोगे, बी और ए के बीच में लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल डिस्टेंस कितना है, 82 माइनस 11, एक साथ मल्टीप्लाई बाय 111, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, जो भी तुम्हारा आएगा तो उतने किलोमीटर का डिस्टेंस तुम्हें देखने को मिलेगा। तो ये बात आती है जब हम लोग लैटिट्यूड को कर रहे हैं, समझे, इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब देखो 3-4 इंपॉर्टेंट हमारे लैटिट्यूड के लाइन है, जैसे सबसे पहला है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में 23.5 डिग्री नॉर्थ का जो लैटिट्यूड है, और 23.5 डिग्री इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अक्ष पे झुकाव की बात हमने की थी। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड वाले लाइन है। 23.5 डिग्री को हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, और इसको हम लोग कहते हैं 23.5 डिग्री साउथ को मकर रेखा। उसी तरह से ऑर्बिट के साथ मैंने कहा 66.5 का एंगल है, तो 66.5 डिग्री नॉर्थ वाला जो इक्वेटर के लाइन है उसको हम लोग कहते हैं आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक सर्कल, और जो 66.5 डिग्री साउथ है उसको हम कहते हैं अंटार्कटिक सर्कल। अब देखो मैच का कॉलम आ जाता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ, यहाँ पे दे देगा आर्कटिक, यहाँ पे दे देगा अंटार्कटिक, यहाँ पे दे देगा कैंसर, यहाँ पे दे देगा कैप्रिकॉर्न, कहेगा मैच करो। कितना इजी क्वेश्चन, लेकिन बहुत लोग गलत करते हैं, आपके बीच से ही गलत करते हैं, सर बहुत इजी क्वेश्चन गलत करते हैं। तो क्या करोगे, ऐसे इजी क्वेश्चन गलत होगा, इस एक क्वेश्चन की वजह से 4 मार्क्स की वजह से आपका एक अपने मन पसंदीदा यूनिवर्सिटी छूट जाए, है ना। तो ऐसी गलतियां बच्चों वाली नहीं करनी। तो ये याद कर लिया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5, कैप्रिकॉर्न 23.5 साउथ, आर्कटिक 66.5, ये सारी चीजें याद कर ली। चलो अब देखो इतना काफी नहीं कि 66.5 डिग्री, तुमको ये भी याद करना होगा कि वो सारी लाइंस कौन कौन सी कंट्री से गुजरती है, समझे, वो सारी जो रेखाएं हैं वो कौन कौन से देशों से गुजरती है, ये भी आपको उतना ही इंपॉर्टेंट है याद करना। कर लोगे याद, ये यहाँ पे मैंने दिया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखो कुछ कंट्री से गुजरता है, मैक्सिको, बहामास, है ना, अल्जीरिया, नाइजीरिया, लीबिया, इन सारे देशों से देखो पास करता है, उसके इक्वेटर का दिया है, कैप्रिकॉर्न का दिया है। तो याद ऐसे करना, ये लिखा भी वैसे मुझे को लगता है मैंने उसी क्रम में है, बट ये देखो 23.5 डिग्री की लाइन है ना, ये 23.5 डिग्री की लाइन है। अब इस 23.5 डिग्री पे अगर तुम यहाँ से चलना स्टार्ट करोगे, यहाँ से अगर इस तरफ जाना स्टार्ट करोगे, तो यहाँ ध्यान से देखते चलना है ना, हम लोग कोशिश करते हैं यहीं पे थोड़ा समझ। ये पहला कंट्री से देखो ये लाइन पास कर रहे हैं, यहाँ पे ये क्या है, मैक्सिको, तो पहली कंट्री कौन सी हमारी, मैक्सिको। फिर ऐसे आगे चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे, तो यहाँ पे तुमको मिलेगा बहामास आइलैंड कहीं पे, ठीक, ये यहाँ पे ये देखो ये द बहामास है ना, दिख नहीं रहा है अच्छे से, यहाँ पे ये बहामास। तो दूसरी कंट्री कौन सी है, बहामास, याद करो अभी, मैक्सिको, मैक्सिको के बाद कौन सा आया, बहामास आया। ये दोनों तुमको कहाँ देखने को मिले, ये दोनों देखने को मिले तुमको, ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, उत्तरी अमेरिका वाला कॉन्टिनेंट। फिर ये आगे जाता गया, क्या आया, अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन को पार किया, देखो कौन कौन सी जगह आ रहे हैं, यहाँ पे देखो वेस्टर्न सहारा आ रहे हैं, ठीक है, वेस्टर्न सहारा आया। उसके बाद देखो ये अल्जीरिया आया, ये माली आया, ये सेनेगल मॉरिशियाना आया, लीबिया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, देखो ये सारे कंट्रीज यहां से गुजरे है ना, वेस्टर्न सहारा, मॉरिशियाना, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, ये सारे कंट्री तुमको, इजिप्ट, ये सारे कंट्री तुमको यहाँ पे देखने को मिले। आगे तुम चलोगे तो इंडिया से गुजरता है,
बांग्लादेश से देखो गुजरा, उसके बाद म्यांमार से गुजरा, चाइना से गुजरा, ताइवान से गुजरा। ठीक है, ये इतने कंट्रीज से हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरा है। ठीक है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। अब इंडिया में जैसे ही गुजरा तुमको यहाँ से भी याद करना पड़ेगा कि गुजरात है, फिर राजस्थान को टच करता है, एमपी को टच करता है ना। तो ये इंडिया के भी कंट्री, इंडिया के भी जो स्टेट्स हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। और जब रिवीजन वाली लाइव क्लास होगी तब तो मैं रटवाऊंगा क्लास में, क्योंकि तब हमारे पास टाइम होगा। बट क्योंकि अभी रिकॉर्डेड चल रहा है तो ये तुमको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने लिस्ट तुमको प्रोवाइड कर दी है। पूरी तरह से इक्वेटर को देखोगे, ये देखो ये इक्वेटर 0 डिग्री वाली लाइन है। तो ये यहाँ से देखो, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, है ना, फ्रेंच गुयाना, ये गुजरते गुजरते यहाँ से गैबन, कॉन्गो, डीआरसी, कीनिया, युगांडा, है ना, सोमालिया, ये सारे कंट्रीज से होते होते फिर मलेशिया, सॉरी मलेशिया में तो नहीं है, इंडोनेशियन आइलैंड में जाता है, फिर ये जा जाते किरीबाती में जाते हैं। उसी तरह से जब तुम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के देखोगे तो चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, है ना, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, करते करते ये ऑस्ट्रेलिया आता है। तो ये आपको देखो याद करना ही पड़ेगा। पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डू नॉट लाई ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डू नॉट लाई ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो क्या करोगे? तो ये आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलें आगे, कर लोगे? मैं मान के चलता हूं तुम लोग याद कर लोगे। मुझे लिख के नोट्स तुम लोग होमवर्क नहीं भेज रहे हो, बहुत गलत बात है। तुम्हारे लिए कह रहा हूँ कि नोट्स बनाओगे तो लास्ट में ये वीडियो और ये मोटी मोटी किताबें नहीं उठानी पड़ेंगी, गलत बात। नोट्स बनाओ। चलो, दूसरा है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या है? ये लॉन्गिट्यूड, ये इस तरह की लाइंस होती हैं, इसको हम लोग लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। अब ये क्या है, यहां से स्टार्ट होती है जो केंद्र से यहाँ लाइन, और फिर इसके बैक वाला जो होगा वो 180 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये 0 से 80 डिग्री ईस्ट की तरफ जाता है, एंड 0 से 180 डिग्री वेस्ट की तरफ जाता है। ठीक है, तो जो 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट है वो सेम ही लाइन है। ठीक है, तो ये जो लंबी लंबी ये परपेंडिकुलर वाली लाइंस होती है इस तरह से, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग लैटिट्यूड लाइंस। अब लैटिट्यूड लाइंस पैरेलल्स नहीं होते। ठीक है, लैटिट्यूड लाइन पैरेलल नहीं होते, ये पोल्स पे जाके एक पॉइंट पे मिल जाते हैं। तो पैरेलल कौन सा है? लॉन्गिट्यूड, है ना? नहीं, पैरेलल लैटिट्यूड है। लॉन्गिट्यूड क्या है? पैरेलल नहीं है, वो पोल्स पे जाके एक दूसरे से मिल जाते हैं। बार बार ये ध्यान में रखना बात को। ठीक, अब ये 0 से स्टार्ट होता है, ईस्ट में 180 तक जाता है, वेस्ट में 180 तक जाता है, और 180 वाली लाइन सेम ही होती है, वो कोइंसाइड कर जाता है। 0 डिग्री कहाँ पे है? 0 डिग्री वाला जो लाइन है उसको कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। ये ग्रीनविच के रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी से गुजरता है। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड अगर आपसे पूछे कहां से गुजरता है, तो वो आपके हमारे ब्रिटेन से, लंदन से गुजरता है, जिसको ग्रीनविच जीएमटी कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, 0 डिग्री यहां से गुजरता है। और जो 180 वाला लाइन है हमारा लॉन्गिट्यूड का, उसको कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। अब क्या होता है, इस डेट लाइन से जब यहां आओगे ईस्ट की तरफ, तो ईस्ट में क्या होता है? गेन होता है टाइम, और वेस्ट में लूज होता है। ये अभी समझा। तो क्या किसको कहते हैं? 0 डिग्री को प्राइम मेरिडियन कहते हैं, 180 ईस्ट और वेस्ट की तरफ होता है। ठीक है, ईस्टर्न पार्ट को ईस्टर्न, अब देखो वहां पे नॉर्दर्न पार्ट को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते थे। किसके केस में? लेटिट्यूड के केस में। तो 0 से नॉर्थ में जाते थे तो नॉर्दर्न लेटिट्यूड, उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण मारे तो दक्षिणी गोलार्ध। तो याद रखना मैं क्या कह रहा हूँ। जब मेरिडियंस हैं यानी लॉन्गिट्यूड लाइन है, तो ईस्ट और वेस्ट, ईस्टर्न को कहते हैं पूर्वी गोलार्ध और वेस्टर्न को कहते हैं पश्चिमी गोलार्ध। अब ये जो लाइन है, जैसे वो वाला लाइन था वो क्या होता है अभी बताता हूँ, पर ये वाला जो लाइन है ये तुमको किसी भी स्थान का जो टाइम चलता है वो इसी के अकॉर्डिंग चलता है। क्योंकि पृथ्वी देखो वेस्ट से ईस्ट ऐसे घूम रहा है, तो सूर्य उसके सामने ईस्ट से वेस्ट आता हुआ दिखाई देता है। तो हर लाइन को धीरे 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 करके क्रॉस करके वहीं पे चला जाएगा, धीरे 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 क्रॉस करके वहीं पे चला जाएगा, है ना? ये धीरे धीरे ऐसे क्रॉस करके जाता रहेगा। तो ये वाला जो लाइन है इसको हम लोग कहते हैं, इफ दिस लाइन हेल्प टू डिटरमाइन डेट एंड टाइम। ओके, अब 1 डिग्री का जब डिफरेंस आता है, अभी मैंने वहां बताया था 1 डिग्री का जब डिस्टेंस आता है हमारे लैटिट्यूड लाइन में, तो 111 किलोमीटर होता है। वो डिस्टेंस के लिए मूल रूप से यूज किया जाता है। जो लॉन्गिट्यूड लाइन है, ये 1 डिग्री का जब डिस्टेंस होता है तो ये हमारा क्या कहता है?
1 डिग्री डिस्टेंस, यानी कि उन दो जगहों के टाइम के बीच में 4 मिनट का अंतर है। आगे से मिनट ये वाला सिंबल यूज होता है, सेकंड का ये सिंबल होता है, सॉरी आवर का ये होता है, मिनट का ये होता है, सेकंड का ये होता है। ठीक है, तो ये सिंबल जब भी यूज करेंगे तो समझ लेना क्या हम लोग यूज करते हैं। डिग्री वाला जो होता है वो आवर होता है, फिर मिनट होता है, फिर सेकंड होता है। तो 1 मिनट का हम लोग 1 डिग्री में हम लोग 4 मिनट का डिफरेंस देखते हैं जब हम लोग लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे होते हैं। तो ये टाइम कैलकुलेट करने में हमारी मदद करता है। ईस्ट गेन ऐड होता है, मतलब जब भी तुम 0 डिग्री से ईस्ट की तरफ जाओगे तो टाइम में तुम ऐड करोगे। सुनो, मेरिडियन से ये 0 डिग्री से जब भी तुम ईस्ट की तरफ जाओगे तो टाइम में तुम ऐड करोगे, और जब भी तुम वेस्ट की तरफ जाओगे तो टाइम में तुम सब्सट्रैक्ट करोगे। और कैसे ऐड सब्सट्रैक्ट करोगे? हर 1 डिग्री पे 4 मिनट को तुम ऐड करोगे या सब्सट्रैक्ट करोगे। चलो बहुत हो गया। ये 0 डिग्री है, यहाँ पे सुबह का दोपहर का बज रहा है 12 दोपहर। और ये समझ लेना, यहाँ पे ये कितना है ये अभी नहीं बताना। हाँ, ये 0 डिग्री है, यहाँ पे 12 बज रहा है दोपहर का, 0 डिग्री। और ये 5 डिग्री तुम्हारा क्या है? ये 5 डिग्री तुम्हारा लॉन्गिट्यूड है। तुमको इसमें बताना है कि टाइम कितना हो रहा होगा। ये 5 डिग्री ईस्ट में, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? सब्सट्रैक्ट करो। कैसे सब्सट्रैक्ट? 5 डिग्री माइनस 0 डिग्री, यानी डिफरेंस कितना है? 5 डिग्री। और हर मिनट में, यानी हर डिग्री में कितने मिनट का डिफरेंस आ रहा है? 4 मिनट का। टोटल डिफरेंस कितना होगा? 20 मिनट का डिफरेंस होगा इन दोनों टाइम में। ये समझ गए? अब मैंने कहा यहाँ पे 12 बजे दोपहर है, तो यहाँ कितना बज रहा होगा? तो ये 20 क्या करोगे ईस्ट वाले को? बोलो, ईस्ट में क्या होता है? ईस्ट ऐड वेस्ट सब्सट्रैक्ट, ईस्ट ऐड वेस्ट सब्सट्रैक्ट। तो कितने का अंतर आ जाएगा? 20 मिनट का। तो यहाँ पे टाइम कितना होगा? 12:20 PM। ठीक है, समझे ये बात को? चलो एक और क्वेश्चन अभी तुम लोग तुरंत तुरंत करोगे इसे मेरे सामने। ये 0 डिग्री का लाइन है। ये क्या है? ये 0 डिग्री का लाइन है। यहाँ पे बज रहे हैं दोपहर के 12 दोपहर। और यहाँ पे क्या है? 80 डिग्री की लाइन है ईस्ट में। यहाँ पे क्या टाइम होगा? फिर यहाँ पे वेस्ट में भी 80 डिग्री है, क्या टाइम होगा? कैसे कैलकुलेट होगा? देखो 80 डिग्री से 0 डिग्री, तो इसको माइनस करेंगे। 80 माइनस 0 कितना आया? 80 डिग्री आया। 80 का डिफरेंस आया। और हर लैटिट्यूड लाइन में कितने मिनट का डिफरेंस हम लोग लेते हैं? 4 मिनट का। कितना? ये 0 32, यानी 320 मिनट्स का गैप है। 320 मिनट्स यानी 5 आवर्स का नहीं, 5 आवर्स का नहीं। कितना हो गया ये? 300 में ये 5 आवर्स, ये चेंज करना आता है ना, 60 मिनट का 1 घंटा होता है। तो 300 मिनट में 5 आवर्स हो गए, और फिर बचा ये 20 मिनट। तो 5 आवर्स 20 मिनट का गैप है ना? तो 5 आवर 20 मिनट्स के गैप को तुमने 12 में ऐड कर दिया, तो 12 5 कितना हो जाएगा? ये 5 बजेंगे यहाँ पे इवनिंग के। ठीक है, पूरी तरह से अगर यहाँ पे जाओ तो इसमें भी देखो 80 का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे 80 का देखो डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे क्या करते हैं वेस्ट में? वेस्ट सब्सट्रैक्ट। तो ये 12 बजे जो दोपहर है उसमें से ये 5 घंटे और 20 मिनट को तुम घटा दोगे। तो 5 घंटे 20 मिनट घटाओगे तो जो दो टाइम आएगा वो तुम्हारा इसका सोल्यूशन होगा। ये बात समझे? चलो अब 2-3 क्वेश्चन में यहीं पे होमवर्क तुम्हें दे रहा हूं, जिसका या तो तुम अपने होमवर्क के उसमें लिंक जो नीचे है उसमें तुम मुझे बताओगे, या फिर नीचे कमेंट करके बताओगे। पहला क्वेश्चन तुम्हारे लिए है कि 0 डिग्री पे 12 बज रहा है और इंडिया में 5:30 PM हो रहा है, ये दोपहर में। ध्यान से सुनना, मैंने कहा कि 0 डिग्री पे 12 बज रहा है और इंडिया में 5:30 बज रहा है। तो इनके बीच में तुमको क्या कैलकुलेट करना है? तुमको लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस बताना है। लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस बताना है। पहला क्वेश्चन ये सॉल्व करके दिखाओगे मेरे को। दूसरा क्वेश्चन ये है कि 70 डिग्री वेस्ट में 1 PM हो रहा है। 70 डिग्री वेस्ट पे 1 PM हो रहा है। तुमको बताना है 50 डिग्री ईस्ट पे क्या टाइम होगा। ये 2 क्वेश्चन अगर तुम लोग करके मुझे बताते हो, मैं मानूंगा कि तुम्हारा ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। करना क्या है मैं तुमको फिर बता देता हूँ।
यहाँ 12, यहाँ 5। सबसे पहले मिनट्स में तुमको निकालना है कितना डिफरेंस है, कितने मिनट का डिफरेंस है। उसके बाद हर मिनट में देखो 4 डिग्री का होता है, 4 से डिवाइड कर दोगे जो भी आ जाएगा लॉन्गिट्यूडनल का उतना डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ पे उसी तरह से 70 और 50, 70 वेस्ट से 50 ईस्ट के बीच में कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड है वो पता कर लोगे, और फिर उसको तुम 4 से मल्टीप्लाई करके जो करते हैं 4 मिनट से कर दोगे, है ना। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, मुझे करके दिखाओगे ये तुम, ठीक है। चलो ये तो बात थी हम लोगों की क्या, रोटेशन पे ही अभी हम लोग चल रहे हैं, पृथ्वी रोटेट ही कर रहा है देखो अभी तक। दूसरी अभी हम लोग बात कर रहे हैं रेवोल्यूशन की, पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर। पृथ्वी देखो अपने अक्ष पे नहीं, पृथ्वी अपने ऑर्बिट में और तेजी से घूम रहा है। कितना, 29.6 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से घूम रहा है। इलिप्टिकल ऑर्बिट है। इलिप्टिकल क्या मतलब होता है, गोल नहीं, इस तरह से अंडाकार जैसा इसका शेप है, ठीक है। अब दो टर्म समझो, अपसौर और उपसौर, पेरीहीलियन और एपहीलियन। देखो अभी मैंने कहा इसका जो शेप है वो इलिप्टिकल है, और जो सूर्य है ना वो एकदम केंद्र में नहीं है, थोड़ा घिसका हुआ है। तो यानी ये इलिप्टिकल के जब दूरी आती है इलिप्टिकल की इस तरह, तो सूर्य हमेशा सेम दूरी पे नहीं घूमता है। ये नहीं कि फिक्स हो गया कि 15 करोड़ किलोमीटर है तो सेम पे ऐसे घूम रहा है, वो कभी दूरी कम भी होती है, कभी दूरी बढ़ती भी है। तो क्योंकि इलिप्टिकल पाथ में मूव करे, और सन इज नॉट एट एग्जैक्ट सेंटर। अगर कीपलर्स लॉ वगैरह आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा बहुत पहले, 11th-12th में किसी का साइंस होगा तो कीपलर्स लॉ में ये चीजें हमने देखी। तो कहने का ये बात क्या है कि ये एकदम सेंटर पे नहीं है। तो क्या होता है, ये रोटेट करते करते दो पोजीशन में आता है। एक को कहते हैं पेरीहीलियन। पेरीहीलियन का पोजीशन वो पोजीशन होता है जब ये फार अवे होता है, एकदम दूर जब होता है, सॉरी एकदम पास जब होता है तो इसको पेरीहीलियन कहा जाता है, ठीक है। एकदम जब क्लोज हो तो उसको पेरीहीलियन, पी से पेरीहीलियन, पी से पास। तो 147.1 मिलियन किलोमीटर मतलब 14.71 करोड़ किलोमीटर के लगभग ये होता है। तो इसको पोजीशन हम लोग पेरीहीलियन कहते हैं। हिंदी में इसको अपसौर कहा जाता है, अपसौर ही है ना। और ये यहाँ पे देखो सबसे जो फारदेस्ट है 152 मिलियन किलोमीटर है, तो इसको हम लोग एपहीलियन कहते हैं, एपहीलियन या फिर अपसौर कहते हैं, ठीक है। सॉरी क्या लिख दिया है मैंने, पेरीहीलियन को उपसौर कहते हैं, वही तो यहाँ पे इसको अपसौर कहते हैं। पेरीहीलियन उपसौर है, एपहीलियन अपसौर है, ठीक है। हिंदी में थोड़ा हमें भी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो ये देख लेना है आपको। सबसे दूर कहाँ, एपहीलियन का पोजीशन, अपसौर की पोजीशन सबसे पास जनवरी में, उपसौर की पोजीशन पेरीहीलियन जिसको हम लोग कहते हैं। अब अगर ये पेरी का मतलब है हमारा पास और एफ का मतलब है हमारा दूर, जब भी सोलर के टर्म में करते हैं तो हेलो टर्म का यूज होता है हमारे सूर्य को डोनेट करने के लिए, लूनार का प्रयोग होता है मून को डिनोट करने के लिए, और जियो या GAEA गैया टर्म का यूज होता है। पहले भी ये शायद आया होगा पेंजिया में, जब आया था तो ये पेंजिया, तो ये जो टर्म होता है ये होता है अर्थ को डोनेट करने के। तो पेरी के साथ जब जिया लग जाए तो वो मून वाला केस है कि मून सबसे पास है पृथ्वी के। एपीजी हो जाए तो यानी कि मून सबसे दूर है पृथ्वी के, ऐसा समझ लेना, ठीक है। तो पेरीहीलियन और एपहीलियन हो गया। अब बात आती है देखो, ये 3 जनवरी को ये सबसे पृथ्वी पास होती है सूर्य के, और 4 जुलाई को सबसे दूर होती है पृथ्वी के, ठीक है। 3 जुलाई को पेरीहीलियन की अवस्था होता है, 3 जनवरी को पेरीहीलियन की अवस्था होता है, 4 जुलाई को हमारा एपहीलियन की अवस्था होती है, ठीक है। चलो इतना ध्यान रखना। इसमें ये बात तुम्हारे मन में आएगी कि सर 3 जनवरी को तो पेरीहीलियन है, सूर्य एकदम पास है, तो ठंडी का मौसम क्यों होता है ना, वाई इट्स विंटर्स, है ना। तो इसका जो लेना देना है ये पृथ्वी पे झुकाव से, पृथ्वी जो ये झुक के रोटेट करता है उसके कारण है। तो पृथ्वी के झुक के रोटेट करने से क्या होता है, पूरे धरती पे जो सूर्य की किरण है वो समान नहीं पहुंचती। सूर्य की किरण, सोलर रेज पृथ्वी के ऊपर समान अवस्था में नहीं पहुंचती, कहीं कम पहुंचती है, कहीं ज्यादा पहुंचती है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग मैं बताना चाहूँ तो यहाँ पे ये मान लो कि ये सूर्य है हमारा और ये पृथ्वी है हमारा, बड़ा मैंने बना दिया बट मान लो, तो इसका सूर्य का जो ताप है वो यहाँ पे तो सीधा आएगा, और पृथ्वी कैसा है सर्कुलर, और यहाँ पे कैसा जाएगा, टेढ़ा जाएगा। पहली बात तो ये, तो इसके कारण क्या होता है
कि पृथ्वी पे गर्मी जब सीधे जहां पे आ रहा है तो वहां पे हीट का लॉस क्या है, कम हो रहा है, तो यहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है। जबकि जहां पे स्लांटेड रेज जाते हैं, टेढ़ी किरणें जाती है, वहां पे ये ज्यादा ट्रेवल करती है रेज, तो इसमें हीट का क्या होता है, लॉस ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। तो इसके कारण क्या होता है कि वहां पे कम गर्मी फील होती है। पहली बात तो ये समझो। अब ये जो सीधी रेज पड़ती है पृथ्वी की, झुकाव के कारण, क्योंकि पृथ्वी झुका हुआ है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच में ही हमारा क्या होता है, हमारा सूर्य का किरण सीधा पड़ सकता है। 23.5 डिग्री के उत्तर में और 23.5 डिग्री के दक्षिण में कभी भी पृथ्वी के ऊपर सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ेगी, ध्यान रखना पहली बात। दूसरा, ये क्या होता है, फ्लक्चुएट करता है। एक समय ऐसा होता है जब 23.5 डिग्री नॉर्थ पे इसकी सीधी किरणें होती हैं, फिर ये साउथ की तरफ जाता है, इक्वेटर पे जाता है, 23.5 डिग्री साउथ पे पहुंचता है। फिर 23.5 डिग्री साउथ पे पहुंचने के बाद फिर से उत्तर की तरफ इसकी सूर्य की सीधी किरणें मूव करने लगती है। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये इस तरह से रोटेट करते करते यहाँ पे आता है, ये मान लो कि ये इसका इक्वेटर है, तो यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे इसकी सीधी धूप पड़ रही है, फिर यहाँ पे इसकी सीधी धूप पड़ रही है। तो ऐसे ऐसे क्या करते हैं कि उत्तरी जो 23.5 डिग्री हमारा उत्तरी वाला लाइन है, वहां पे सीधी पड़ती है, यानी कर्क रेखा पे, फिर मकर रेखा, फिर हमारे इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा पे सीधी पड़ती है किरणें, फिर हमारे कैप्रिकॉर्न, ठीक है, मकर रेखा पे पड़ती है सीधी, फिर विषुव पे पड़ती है, यानी कि हमारे इक्वेटर पे पड़ती है, फिर से हमारी वो 23.5 डिग्री नॉर्थ पे पड़ती है। तो इसी के बीच में रोटेट। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ पे जो सूर्य की किरणें होती हैं, ये यहाँ वाला पोजीशन है, देखो 23.5 डिग्री नॉर्थ पे 21 जून को पड़ती है, इसको अयनांत कहते हैं। जब सूर्य की किरणें 23.5 डिग्री नॉर्थ पे पड़ रही है तो उसको ग्रीष्म अयनांत कहते हैं, समर सॉलिस्टिस कहते हैं, सॉल्स्टिस कहते हैं। क्यों? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में देखो 23.5 डिग्री है, वहां पे सीधी किरणें पड़ेंगी, तो उत्तरी गोलार्ध में उस समय गर्मी होता है। उसी समय दक्षिण में क्या होगा, देखो दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को क्या होगा, सीधी किरणें नहीं पड़ रही है, एकदम स्लांटेड टेढ़ी किरणें पड़ रही है। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, हमारा ठंडी का समय होगा। फिर ये पृथ्वी घूमते 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 एक ऐसा टाइम आएगा 22 दिसंबर का, जब भी हम लोग इसको कहते हैं विंटर सॉल्स्टिस, यानी सर्दी के मौसम का अयनांत, ठीक है, शरद अयनांत इसको कहते हैं। उस समय क्या होता है, सूर्य की सीधी किरणें 23.5 डिग्री साउथ में पड़ रही होती है, यानी मकर रेखा पे पड़ रही होती है। तो उस समय मकर रेखा वाला जो हिस्सा है, यानी दक्षिणी गोलार्ध है, वहां पे गर्मी होती है, और उत्तरी गोलार्ध पे ठंडी होती है, क्योंकि सूर्य की किरणें टेढ़ी पड़ रही होती है। ओके, ये बात समझ गए? तो ये अयनांत है। इसके कारण देखो 3 जनवरी का जो दिन है, उसमें ऑफकोर्स सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ती हैं, लेकिन वो कहां पड़ रही होती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में पड़ रही होती है। उत्तरी गोलार्ध में तो सर्दी होता है, इसलिए सर्दी का समय होता है, ठीक है। इसी बीच मैंने कहा कि जब उत्तरी 23.5 डिग्री और दक्षिणी 23.5 डिग्री के बीच में सूर्य का जो सीधी किरणें मूव होती हैं, ये 2 बार जाते हुए आते हुए 0 डिग्री पे मूव करती है। तो 0 डिग्री पे जिस दिन सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, उस दिन पूरे पृथ्वी पे एक समान दिन और रात होती है। तो इसको कहते हैं इक्विनॉक्स, विषुव। कब होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर, यानी कल ही था हमारा, उससे वैसे तो एक दिन पहले ही हो गया था। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, हमें देखने को मिलता है विषुव की पोजीशन, यानी कि सूर्य की जो सीधी किरणें है वो कहां पर रही होती है, वो मध्य रेखा पे पड़ रही होती है, जिसके कारण पूरे पृथ्वी पे दिन और रात समान माने जाते हैं, समान होते हैं। ओके, उसी तरह से समर सॉलिस्टिस के 21 जून के दिन सूर्य की किरणें सीधे कहां पड़ती है, हमारे कर्क रेखा पे पड़ती है। और ऐसा माना जाता है, ऐसा होता है कि उस समय कर्क रेखा वाला जो स्थान है, वहां पे सबसे लंबा दिन होता है साल का। 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है, और सबसे छोटा दिन कब होता है हमारा, 22 दिसंबर को, जब सूर्य की किरणें कहां होती हैं, मकर रेखा पे होती है। और मकर रेखा पर जब सूर्य की किरणें सीधी होंगी तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, सबसे लंबा दिन होगा। ये बात समझ में आ गई? यानी कि 3-4 दिनों की हमने बात की है। 3-4 दिनों की बात, उसमें हमने क्या किया है, एक तो पहले 21 जून की बात की है। 21 जून को मैंने क्या कहा कि सूर्य की सीधी किरणें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होती हैं, तो जिसके कारण क्या होता है, लॉन्गेस्ट डे और गर्मी यहां होती है, बहुत गर्मी। फिर दो दिन और बताया मैंने 21 जून के बाद, 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और
23 सितंबर, ये 2 दिन में कहाँ होती है सूर्य की सीधी किरणें? इक्वेटर पे, भूमध्य रेखा पे। तब क्या होता है? दिन रात बराबर हो जाते हैं। अगला क्या है? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर में उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? सूर्य की किरणें सीधी कहाँ होती हैं? कैप्रिकॉर्न पे होती हैं, मकर पे होती है। उसके कारण क्या होता है? दक्षिण में गर्मी होती है और उत्तर में उस समय क्या होती है? ठंडी होती है। ये बात समझ गए? तो यही हमारा लेना देना है हमारे। अब यही मौसम को डिटरमाइन करते हैं, यही सूर्य की सीधी किरणें वगैरह डिटरमाइन करते हैं। क्लास ऑलरेडी लंबी हो चुकी है तो यहीं पे रोकते हैं। आशा है कि आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आया होगा तो बता देना, ठीक है? फिर समझा देंगे नेक्स्ट क्लास में। समझाना मेरा काम है, पूछना आपका काम है। ओके, चलिए तो आज क्लास को यहीं पे रखते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल देखो कुछ था इसमें, था नहीं, बच्चों वाली बात है। अब अभी हम लोग क्या करेंगे कि अभी ये 9 बजे क्लास लाइव हो जाएगा और 10 बजे तक तो आप लोग खत्म कर लोगे, फिर खाना पीना खा लो। 10:30 पे आज ट्यूसडे, क्या डेट है? 24/9, 10:30 पे मैं लाइव आऊंगा, जिसमें हम लोग पढ़ाई की बात नहीं करेंगे, नॉर्मल जिंदगी की बात करेंगे। यानी आपको प्रिपरेशन में क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या कुछ स्पेसिफिक इशू आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, किसी यूनिवर्सिटी से हो तो क्या सिलेबस में दिक्कत आ रही है, यानी जो नॉर्मल बातें हैं एमसीक्यू और इस क्वेश्चन से अलग आपके तैयारी में क्या दिक्कत आ रही है। क्योंकि मुझे बहुत सारे देखो मेल्स मिल रहे हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। तो 10:30 बजे हम लोग लाइव मिलेंगे। जो हैं यहाँ पे, जो कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जो नहीं पूछना चाहते वो नहीं, यहाँ 1-2 क्वेश्चन होगा, हम लोग उसके बाद सेशन को खत्म कर देंगे, ठीक है? तो इसको मैंने नाम रखा है बातचीत। 1 सप्ताह 10 दिन में ये आएगा, ताकि आपके जो भी डाउट हो, जो भी कंफ्यूजन हो, वो पूछ लो। आप लाइव क्लास में पूछ सकते हो, क्लास का नहीं, तो उसके लिए मैं अलग से लेकर आऊंगा, डाउट सेशन अलग रहेगा। ये सेशन सिर्फ प्रिपरेशन में हो रही दिक्कतों के कारण, आपके अपने लाइफ में, आपकी यूनिवर्सिटी में जो भी कुछ दिक्कत हो रही है, कुछ कहना चाहते हो, तो बहुत सारी बातें होती हैं कि आप कर नहीं पाते हो, तो उन बातों को सहने समझने के लिए ये सेशन में लेके आ रहा हूँ। तो आशा है कि आप लोग 10:30 पे लाइव सेशन को ज्वाइन करेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों से शेयर कर लीजिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।